हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। 12 इकोनॉमिक्स का ये 7 चैप्टर है। इसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। हम देखते हैं कई विकसित देशों में स्त्री पुरुष का जाति अनुपात दर का प्रमाण 1000 से अधिक होता है। भारत में एकमात्र केरल को छोड़कर अन्य विस्तारों में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कम थी। केरल में 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 1084 थी। स्त्री पुरुष प्रमाण में विषमता के लिए कई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारणों को जिम्मेदार माना जाता है। भारतीय समाज में प्राचीन समय से स्त्रियों का स्तर नीचा रहा है। लड़कियों को पोषण युक्त आहार, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था। साथ ही दहेज प्रथा के कारण भी लड़कियों के प्रति उपेक्षित व्यवहार किया जाता है। इसके अलावा लड़कियों की कम उम्र में विवाह, अति गर्भावस्था के कारण उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर होता है। इसी कारण से लड़कियों में बाल मृत्यु और वयस्क स्त्रियों में मृत्यु दर ऊंचा रहता है, जिसके कारण भारतीय समाज में कुल जनसंख्या में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का प्रमाण कम रहता है। मतलब क्या बताया गया है कि प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर हर बार स्त्रियों की संख्या क्यों कम होती गई है। तो इसके कई सारे कारण हैं। सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, सांस्कृतिक कारण है और दहेज प्रथा एक कारण है। भाई जो दहेज नहीं दे सकते वो पेरेंट्स लड़कियों को पसंद नहीं करते हैं। इस प्रकार से कई प्रकार के रीज़न है जिसकी वजह से स्त्री दर घटता गया है। देखिए यह दिया है कोष्टक 7.3 भारत में जाति प्रमाण प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या और प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो 1901 में थी 972, जबकि स्त्रियों की संख्या कितनी थी? भारत और गुजरात का बताया गया है तो 954 थी। 31 में 950, फिर गुजरात में कितनी थी? 945। ठीक इसी प्रकार से ये सारणी दी गई है अलग अलग वर्षों में। अब हम देखते हैं विश्लेषण अथवा परिणाम। 1901 से 1991 के दौरान भारत में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या घट रही है। क्या हो रही है? भारत में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या घट रही है। कहाँ पर? इस फर्स्ट वाले कॉलम में पुरुषों की संख्या लगातार क्या हो गई है? स्त्रियों की संख्या पुरुषों की तुलना में घट रही है। किंतु 2001 और 2011 के वर्ष के दौरान प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या में मामूली सुधार देखने को मिला, जो देश में चल रहे बेटी बचाओ अभियान तथा बेटी जन्म को प्रोत्साहन पर आभारी है। गुजरात की बात करें तो 1901 से लेकर 2011 की समय अवधि के दौरान प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या लगातार घटती जा रही है, जिसके कारण कई सामाजिक सांस्कृतिक विषमताएं अस्तित्व में आई। स्त्रियों की लगातार घट रही संख्या के कारणों की चर्चा करें तो पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा के कारण आधुनिक युग में चिकित्सा साधन स्त्री भ्रूण हत्या के पोषक सिद्ध हुए हैं। इस परिस्थिति को रोकने के लिए सरकार ने कई कानूनी प्रावधान अनिवार्य किया है, किंतु इन कानूनों का अमल ज़्यादातर सरकारी कागजों तक ही सिमट कर रह जाता है। पंजाब, हरियाणा और गुजरात जैसे आर्थिक रूप से समृद्ध राज्यों में स्त्री पुरुष प्रमाण की असमतुला विशेष देखने को मिलती है। तो इसका कारण क्या है? पुत्र प्राप्ति की इच्छा, स्त्री भ्रूण हत्या, ये सभी तत्व जिम्मेदार हैं। आगे देखते हैं उम्र समूह के संदर्भ में भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या में उम्र समूह के अनुसार बंटवारा अर्थात देश की जनसंख्या का विभिन्न आयु समूह में विभाजन। उदाहरण 0 से 14 वर्ष की उम्र वाले व्यक्तियों का कुल जनसंख्या में प्रमाण मतलब प्रतिशत उस
उम्र समूह विभाजन के द्वारा सक्रिय और निष्क्रिय जनसंख्या की जानकारी प्राप्त होती है। कोष्ठक दिया गया है, हमें सारणी बताई गई है 7.4। उम्र समूह के आधार पर भारत की जनसंख्या प्रतिशत में दर्शाई गई है। 0 से 14 वर्ष दिए गए 2005, 2010, 11 और 2014। 15 से 64 वर्ष और 65 से अधिक वर्ष। तो इस प्रकार से सारणी हमें दी गई है। तो इस सारणी के आधार पर यह आलेख बनाया गया है। नीचे 0 x अक्ष पर वर्ष दिए गए हैं और y अक्ष पर उम्र समूह का प्रतिशत बताया गया है। अभी हम विश्लेषण देखेंगे। उम्र के अनुसार जनसंख्या के बंटवारे को मृत्यु दर और प्रजनन क्षमता में होने वाले परिवर्तन असर करते हैं। यह सर्वविदित है। इस प्रकार के परिवर्तन आगे जाकर परिवार के कद को भी असर करते हैं और साथ साथ श्रम बाजार को भी प्रभावित करते हैं। ईस्वी सन 2005 में 0 से 14 वर्ष के लोगों का प्रमाण 32.78 था, जो कि 14 में घटकर कितना हुआ, 29.2121 वर्ष हो गया। यह जन्म दर में आई कमी को दर्शाता है। ईस्वी सन 2005 में 15 से 64 उम्र की बात करें तो इस उम्र में 62.44% जनसंख्या थी, जो 2014 में बढ़कर 65.30 हो गई। इस उम्र समूह में ज़्यादातर जनसंख्या क्रियाशील जनसंख्या है। क्रियाशील जनसंख्या में हुई बढ़ोतरी देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक एवं उपयोगी पहलू है। अभी हम देखते हैं भारत में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या। भारत में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या। भारत की कुल जनसंख्या में कितने लोग ग्रामीण विस्तार में और कितने लोग शहरी विस्तार में रहते हैं, इसकी जानकारी ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के प्रमाण पर से जाना जा सकता है। ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का प्रमाण रोजगार, शिक्षा, आरोग्य, स्वास्थ्य, सामाजिक जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक मुआवजा, व्यवसाय आदि परिबलों से प्रभावित होता है। या फिर सारणी दी गई है। ग्रामीण जनसंख्या करोड़ों में दी गई है और वर्ष दिए गए हैं। साथ साथ शहरी जनसंख्या और कुल जनसंख्या भी दी गई है। तो इसके आधार पर आलेख बनाया गया है। ये देखिए, एक्स अक्ष पर फिर से वर्ष दिए गए हैं और वाई अक्ष पर ग्रामीण और शहरी जनसंख्या करोड़ों में दी गई है। अभी हम विश्लेषण और इसके परिणाम देखते हैं। वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रमाण क्रमशः बढ़ रहा है, जिसके कारण अनेक समस्याएं सामने आई हैं। जैसे शहरों में झोपड़पट्टी की संख्या बढ़ने से गंदगी की समस्या उत्पन्न होती है। अपर्याप्त आंतरिक ढांचा युक्त सुविधाओं के कारण व्यवस्था तंत्र बिजली, वाहन व्यवहार, पानी जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में निष्फल रहा है। कचरे के निकाल की उचित व्यवस्था न होने के कारण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुई है। इसके अलावा चोरी, लूट जैसे सामाजिक दूषण भी सामने आते हैं। सेकेंड है 1901 में ग्रामीण जनसंख्या 21.2 करोड़ मतलब कि 89.1% थी, जो कि 2011 में 83.02 करोड़ हुई। प्रतिशत की दृष्टि से जनसंख्या में कमी दर्ज हुई है, जिसका कारण ग्रामीण विस्तारों में रोजगार के ज़्यादातर अवसर शहरों में केंद्रित होने के कारण लोग गांव से किसकी ओर जाते हैं, शहर की ओर स्थानांतरण करते हैं। नेक्स्ट है 1901 में शहरी जनसंख्या 2.6 करोड़ थी, जो 2011 में 38.0 करोड़ हो गई। अर्थात प्रत्येक दशक में शहर की प्रतिशत जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिसका कारण शहरों में अनेक भौतिक सुख सुविधाएं जैसे बिजली, शाला, कॉलेज, सिनेमा घर, पक्की सड़क, वाहन व्यवहार, संदेश व्यवहार के पर्याप्त साधन, सांस्कृतिक और मनोरंजन सुविधाएं एवं चिकित्सा सुविधाएं पर्याप्त प्रमाण में उपलब्ध होना है।
जमींदारी तथा उन्मूलन और शराफी पीढ़ी पर नियंत्रणों के कारण भी तमाम लोग शहरों की ओर आकर्षित हुए हैं। आगे देखते हैं जनसंख्या वृद्धि का कारण। तो जनसंख्या वृद्धि को असर करने वाले मुख्य दो परिबल हैं। एक तो है जन्म दर और दूसरा है मृत्यु दर। जन्म दर और मृत्यु दर में उत्पन्न अंतर ही जनसंख्या वृद्धि का कारण है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऊंचा जन्म दर और नीचे मृत्यु दर के कारण ही जनसंख्या में वृद्धि होती है। मतलब जन्म लेने वालों की संख्या अधिक हो और मरने वालों की संख्या कम हो, तो इसी की वजह से जनसंख्या बढ़ती है। जन्म दर बराबर देखो, जन्म दर का अर्थ देखते हैं। प्रत्येक वर्ष प्रति 1000 की जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बालकों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। जन्म दर बराबर वर्ष दौरान नवजात जीवित बालकों की संख्या गुणा 1000 बटे कुल जनसंख्या। तो इस प्रकार से जन्म दर ज्ञात की जा सकती है। जन्म दर को प्रतिशत में दर्शाया नहीं जाता, अपितु प्रत्येक 1000 की जनसंख्या पर गिना जाता है। जनसंख्या में कुल कितनी बढ़ोतरी हुई है, इसकी जानकारी जन्म दर के आधार से प्राप्त होती है। जनसंख्या नीति निर्धारित करने में जन्म दर के आंकड़े अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। यहाँ फिर से एक कोष्टक दिया गया है। भारत में जन्म दर का प्रमाण 1951-2011 में कितना था प्रति 1000 पर? 39.9 और 21.8। तो अब हम इसका विश्लेषण करते हैं और इसका परिणाम जानते हैं। भारत में 1951 में जन्म दर का प्रमाण 39.9 था, जो 2011 में घटकर 21.8 हो गया, जो मंद दर पर जन्म दर में कमी को निर्देशित करता है, जिसके मुख्य कारणों में शिक्षा का नीचा स्तर, पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा, आय की नीची सपाटी इत्यादि को गिना जा सकता है। अब 3 चीज़ें कारणभूत बताइए कि इन्हीं कारणों से जाना जा सकता है कि जनसंख्या बढ़ रही है। अब कौन कौन से हैं? एक तो पुत्र प्राप्ति की इच्छा, दूसरा है शिक्षा का अभाव और तीसरा है आय की नीची सपाटी, मतलब कि आय बढ़ने की जगह कम होना। अभी हम देखते हैं मृत्यु दर का अर्थ। वर्ष के दौरान प्रति 1000 की जनसंख्या पर मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर ज्ञात करने के लिए एक वर्ष के दौरान मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्तियों की संख्या गुणा 1000 बटे कुल जनसंख्या। तो इस प्रकार से मृत्यु दर ज्ञात की जा सकती है। अब यहाँ पर फिर वैसी ही सारणी दी गई है जैसे जन्म दर में दी गई थी। वर्ष 1951 और 2011 में मृत्यु दर का प्रमाण दिया गया है प्रति 1000 व्यक्ति पर 27.7.1। विश्लेषण और परिणाम देखते हैं। भारत में 1951 में मृत्यु दर का प्रमाण 27.4 था, जो 2011 में घटकर 7.1 हो गया। इस प्रकार जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर में अधिक कमी आई है, जिसके मुख्य कारण अकाल पर नियंत्रण, जीवन स्तर में सुधार, पौष्टिक आहार, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार एवं बढ़ोतरी, शिक्षा का बढ़ता व्याप, चिकित्सा विज्ञान एवं शिल्पक्रिया, शल्य क्रिया के क्षेत्र में हुए महत्वपूर्ण संशोधन, संक्रामक रोगों पर नियंत्रण इत्यादि को माना जा सकता है। अब हम देखते हैं ऊंचे जन्म दर के महत्वपूर्ण कारण। भारत में ऊंचे जन्म दर के लिए जिम्मेदार कारणों को मुख्य 3 भागों में बांटा जा सकता है: सामाजिक, आर्थिक और अन्य परिबल। तो पहला है सामाजिक परिबल। नंबर 1 है सामाजिक परिबल में सार्वत्रिक विवाह प्रथा। भारत में विवाह यह धार्मिक संस्कार है। विवाह न करने वाले व्यक्ति के प्रति समाज शंका की दृष्टि से देखता है। इससे बचने के लिए प्रत्येक स्त्री पुरुष अनिवार्य रूप से विवाह के बंधन से जुड़ते हैं। दिव्यांग भी अपवाद नहीं है। विकसित देशों की तुलना में भारत में प्रत्येक स्त्री
विवाह करती है। इस प्रकार सार्वत्रिक विवाह प्रथा से जन्म दर ऊंचा रहता है। सेकंड है कम उम्र में विवाह और विधवा पुनः विवाह। देश में बाल विवाह विरोधी कानून होने के बाद भी कई क्षेत्रों में बाल विवाह की प्रथा कायम है। विशेष तौर पर स्त्रियों के कम उम्र में विवाह करने से उनका गर्भवती काल खूब लंबा होता है, जिसके कारण वे खूब अधिक बच्चों को जन्म देने में सक्षम होती हैं। देश में विधवा पुनः विवाह का कानूनी अमल होने से उसे व्यापक समर्थन मिला है, जिसके कारण विधवा पुनः विवाह सामान्य होता जा रहा है, जिसके कारण भी जन्म दर ऊंचा देखने को मिलता है। तीसरा है पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा। भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पुत्री की अपेक्षा पुत्र को 3 कारणों से अधिक महत्व दिया जाता है। पहला, पूना नामक नरक में से निकालने वाला पुत्र, यह कहावत प्रचलित है। सेकंड है वंश वृद्धि को आगे ले जाने के लिए, और तीसरा है वृद्धावस्था में आर्थिक सहारा प्राप्त करने के लिए। उपरोक्त तीनों कारणों से वशीभूत होकर कई परिवार पुत्र मोह में अनेक पुत्रियों को जन्म दे देते हैं। परिणाम स्वरूप परिवार के कद में बढ़ोतरी होती है। चौथा है संयुक्त परिवार प्रथा। भारत के ग्रामीण विस्तारों में संयुक्त परिवार प्रथा व्यापक परिणाम में प्रचलित है। परिणाम स्वरूप यह बालकों के पालन पोषण की आर्थिक जिम्मेदारी परिवार के अन्य सदस्यों पर बंट जाती है, जिससे अधिक बालक बोझ रूप नहीं लगता है। परिणाम स्वरूप जन्म दर ऊंचा रहता है। तो ये 4 कारण है। अब हम देखते हैं आर्थिक परिबल। आर्थिक परिबल में पहला है शिक्षा का स्तर नीचा या शिक्षा का नीचा स्तर। शिक्षा और जनसंख्या वृद्धि के बीच का संबंध अत्यंत जटिल है। यह बात स्त्री शिक्षा से विशेष रूप से संलग्न है। पर्याप्त शिक्षा के अभाव में छोटे परिवार के महत्व को आसानी से समझा नहीं जा सकता है। परिणाम स्वरूप परिवार का कद बड़ा रखने की ओर अधिक रुझान देखने को मिलता है। इसके अलावा स्त्रियों में शिक्षा के स्तर और बालकों की संख्या के बीच व्यस्त संबंध संपूर्ण विश्व में देखने को मिलता है। निरक्षर स्त्रियों की तुलना में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त स्त्रियां कम बच्चों को जन्म देने की वृत्ति रखती हैं। यही संदर्भ प्राथमिक शिक्षा की तुलना में माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्रियों को भी लागू होती है। इस अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि देश में निरक्षरता और अल्प शिक्षा के कारण जन्म दर ऊंचा देखने को मिलता है। सेकंड है आय का नीचा स्तर। परिवार की आय नीची हो तो अधिक बालकों को जन्म जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूंजी समझा जाता है। अधिक हाथ जगन्नाथ कहावत से वशीभूत होकर बालक भविष्य में परिवार की आय में बढ़ोतरी करेगा, ऐसी आशा रखी जाती है। आज भी चाय की लारी अथवा छोटी होटलों में रोजगार से जुड़े हुए बालकों को देखा जा सकता है। थर्ड है बाल मृत्यु दर का ऊंचा प्रमाण। जीवित जन्मे हुए प्रति 1000 बालकों में से 1 वर्ष की उम्र पूर्ण करने के पूर्व मृत्यु को प्राप्त होने वाले बालकों की संख्या को बाल मृत्यु दर कहा जाता है। यहाँ आपको सारणी दी गई है। भारत में बाल मृत्यु दर का प्रमाण 51 में कितना था? 146, जबकि 2011 में 41.40। तो आगे देखते हैं। भारत में विकसित देशों की तुलना में बाल मृत्यु का प्रमाण बहुत ऊंचा है। भारत में 1951 में बाल मृत्यु 146 था, जो 2011 में घटकर 41.40 हो गया। यह दर काफ़ी ऊंचा है। बाल मृत्यु दर ऊंचा होने के कारणों में गरीबी, पुत्री जन्म की उपेक्षा, पोषण युक्त आहार का अभाव, स्त्रियों में गर्भपात का प्रमाण, पालन पोषण की प्राचीन मान्यता, अपर्याप्त आरोग्य विषयक सुविधाएं, 2 बालकों के बीच का कम अंतर इत्यादि है, जिसके कारण लोगों का रुझान अधिक बालकों को जन्म देने के प्रति विशेष रहता है, जो ऊंचे जन्म दर में परिणत होता है। ऐसे और अन्य कई कारण हैं जिसकी वजह से जन्म दर ऊंचा है। फर्स्ट है
ऊंचा प्रजनन दर। अन्य परिबल है जिसके कारण भी जनसंख्या वृद्धि होती है। पहला है ऊंचा प्रजनन दर। वर्ष दौरान 15 से 49 वर्ष की उम्र वाली स्त्रियों में प्रति 1000 स्त्रियों की कोख से जन्म देने वाले जीवित बालकों की संख्या को प्रजनन दर कहते हैं। भारत में जनसंख्या ढांचे की एक विशेषता ऊंचा प्रजनन दर है। बालक को जन्म दे सके ऐसी 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं के संदर्भ में इस विशेषता की जांच करें। 1961 में इस आयु वर्ग में निहित महिलाओं के लिए औसत जीवित बालकों की संख्या 6 थी, जो 2011 में घटकर 3 हो गई। अपितु यह प्रमाण भी ऊंचा माना जा सकता है। औसत जीवित बालकों के ऊंचे प्रमाण के लिए मुख्य 2 परिबल जिम्मेदार हैं। नंबर 1 है भारत में कम उम्र में होने वाले विवाह के कारण महिलाओं में मातृत्व धारण करने का समय लंबा देखने को मिलता है, और दूसरा है मातृत्व धारण कर सके ऐसी महिलाओं में अविवाहित महिलाओं का प्रमाण अत्यंत कम है। सेकंड है परिवार नियोजन संबंधी जानकारी का अभाव। परिवार नियोजन अर्थात आयोजित प्रयास द्वारा मातृत्व और पितृत्व द्वारा परिवार को समझदारी पूर्वक मर्यादित रखना तथा 2 बालकों के बीच समय मर्यादा निर्धारित करना भारतीय समाज में व्यापक गरीबी, सामाजिक रीति रिवाज तथा धार्मिक मान्यताओं के साथ शिक्षा के नीचे प्रमाण के कारण परिवार नियोजन कार्यक्रम में अवरोध उत्पन्न हुआ है। इसके अलावा परिवार नियोजन से संबंधित विविध साधनों की जानकारी और इन साधनों का अपर्याप्त प्रमाण भी जन्म दर की ऊंची सपाटी प्रदान करता है। अब देखते हैं हम नीची मृत्यु दर के कारण। सबसे पहला है जीवन स्तर में सुधार। आर्थिक विकास के कारण लोगों की आय में बढ़ोतरी होने से लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। देश में लोग पहले की अपेक्षा ऊंची गुणवत्ता वाला अनाज, आवास की पर्याप्त सुविधा, आरोग्य के प्रति जागृति और पर्याप्त शिक्षा प्राप्त करने लगे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु दर घटी है। सेकंड है जानलेवा रोगों पर नियंत्रण। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में देश में प्लेग, पीलिया, क्षय, मलेरिया जैसे जानलेवा रोगों के कारण मृत्यु दर ऊंचा था, किंतु 20वीं सदी के अंत में विकास के परिणाम स्वरूप चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति होने से एवं रोग प्रतिकारक रसी का आविष्कार होने से उपरोक्त रोगों को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई है। परिणाम स्वरूप मृत्यु दर घटी है। तीसरा है अकाल पर नियंत्रण। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण अकाल नियंत्रित किया गया है, जिससे भूखमरी के कारण होने वाली मृत्यु रोकी जा सकती है। 1966 में हरित क्रांति होने से देश के अनाज की पूर्ति में उल्लेखनीय प्रगति हुई। परिणाम स्वरूप देश को जिस भाग में अनाज का अधिक उत्पादन होता है, वहाँ से जिस भाग में कम उत्पादन होता है, वहाँ अनाज की हेरफेर आसानी से की जा सकती है, जिसके कारण मनुष्य को भूखमरी के कारण मौत के मुख में जाने से बचाया जा सका है। नेक्स्ट है प्राकृतिक आपत्तियों से सुरक्षा और यातायात की सुविधाएं। देश में पहले भूस्खलन, सुनामी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण मानव मृत्यु दर का प्रमाण ऊंचा था। आज देश के किसी भी भाग में इस प्रकार की प्राकृतिक आपत्ति हो तो तीव्र यातायात और संदेश व्यवहार की सुविधा के कारण तत्काल अनाज, दवाइयाँ और अन्य प्राथमिक आवश्यकताएं मानवीय स्तर पर प्राप्त हो जाने से मृत्यु दर में कमी आई है। तो इन सभी कारणों से भी क्या हुआ है, जनसंख्या बढ़ी है। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हम लोग अभी देखते हैं। फर्स्ट है लोक शिक्षा के एवं जागृति। जन्म दर को नीचा लाने के लिए छोटे परिवार का महत्व लोगों तक पहुँचे, इसलिए लोगों में शिक्षा का प्रचार करना चाहिए। विशेष तौर पर स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में समाज अधिक जागृत हो, यह आवश्यक है। इसके लिए संदेश व्यवहार के विविध माध्यमों द्वारा जनसंख्या शिक्षा से संबंधित विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण करना।
चाहिए। शाला कॉलेज में निष्णात व्यक्तियों के व्याख्यान का आयोजन करना चाहिए। नाटक, मुख्य अभियान, गीत इत्यादि के द्वारा भी जागृति लाई जा सकती है। वर्ष 2000 की जनसंख्या नीति में महिला शिक्षा पर विशेष भार दिया गया। एक जनसंख्याविद के मतानुसार शिक्षा जनसंख्या का सर्वश्रेष्ठ साधन है। अभी हम देखते हैं परिवार नियोजन कार्यक्रम की असरकारिता। परिवार नियोजन से संबंधित कार्यक्रम को अधिक असरकार बनाने के लिए लोक शिक्षा के साथ साथ परिवार नियोजन के साधन सरल, सस्ते और सुलभ हो, यह अति आवश्यक है। 2000 की जनसंख्या नीति में परिवार नियोजन कार्यक्रम में परिवर्तन करके संबंधित कार्यक्रम को विशेष महत्व देने के बजाय अनैच्छिक गर्भधारण को रोकने के लिए अन्य सुरक्षित पद्धतियों पर भार दिया गया है। महिलाओं की विवाह उम्र और स्तर में सुधार। विवाह के लिए न्यूनतम उम्र में कानूनी प्रावधान के द्वारा बढ़ोतरी करके जन्म दर में कमी की जा सकती है। 2000 की जनसंख्या नीति में महिलाओं के लिए विवाह की उम्र 18 वर्ष के बजाय संभव हो तो 20 वर्ष हो, ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। समाज में स्त्रियों के स्तर को ऊपर लाया जाए तो जन्म दर में कमी लाई जा सकती है। स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में शिक्षा और रोजगार को समान अवसर दिया जाए तो ऐसी स्त्रियां अपने परिवार का कद सीमित रखती है। नेक्स्ट है प्रोत्साहन और अप्रोत्साहन। सरकार की ओर से दिए जाने वाले प्रोत्साहन और अप्रोत्साहन परिवार नियोजन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे कि नसबंदी करने वाले परिवार को सरकार की ओर से आर्थिक मुआवजा प्रदान किया जाता है। बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए चीन ने अप्रोत्साहन का विश्व के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत 2 बालक से अधिक बालक रखने वाले परिवार को दिए जाने वाले महत्वपूर्ण सरकारी लाभों को वापस ले लिया गया, जबकि थोड़े समय के लिए इसमें कुछ छूट दी गई है। इसी प्रकार भारत के संदर्भ में विचार करें तो भारत के स्थानिक स्वराज्य के चुनाव में 2 से अधिक संतान रखने वाले परिवार को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट है चिकित्सा सुविधाओं का व्याप और असरकारकता में बढ़ोतरी। भारत में मृत्यु दर नीचा होने के बावजूद विकसित देशों की तुलना में यह दर ऊंचा है। विज्ञान की मदद से प्रजनन तथा बाल आरोग्य से संबंधित सेवाओं तथा सुविधाओं में बढ़ोतरी करना, रसीकरण की प्रक्रिया को सार्वत्रिक तथा असरकारक बनाना, एड्स से संबंधित जानकारी का प्रसार, अन्य संक्रामक तथा जातीय रोगों के प्रमाण में कमी करना, इस प्रकार के कदम मृत्यु दर तथा बाल मृत्यु दर के स्तर को नीचा ला सकते हैं। विश्व में सर्वप्रथम जनसंख्या को नियंत्रण करने का प्रयत्न जनसंख्या नीति द्वारा भारत में किया गया। नई जनसंख्या नीति 2000 के लिए सीमित समिति की रचना डॉक्टर MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में की गई। जनसंख्या नीति के तमाम कदमों के कारण समाज कल्याण की ऊंची सपाटी प्राप्त की जा सकती है और जनसंख्या वृद्धि से लड़ने के लिए स्वयं जागृति आएगी। इस प्रकार से यह चैप्टर यही समाप्त होता है। थैंक यू।